रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के एक सैनिक का इंटरव्यू। हाथों में बंदूक, लेकिन डर के मारे कांपता हुआ। वो कहता है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं कि मरने से ना डरूं। I'm not a kshatriya. I was a professional athlete. ये एक बयान भारतीय वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहता है। वही वर्ण व्यवस्था जिसे कलंकित करने के भरपूर प्रयास किए जाते हैं। उसे किसी सामाजिक बुराई की तरह चित्रित किया जाता है, जबकि सत्य कुछ और ही है। वह वर्ण व्यवस्था ही थी जिसने भारत को ऐसे क्षत्रिय वीर दिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके मातृभूमि और धर्म की रक्षा की। इसी वर्ण व्यवस्था ने ऐसे ऋषि मुनि दिए जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया। इसी वर्ण व्यवस्था ने ऐसा व्यापारी वर्ग दिया जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। इसी वर्ण व्यवस्था ने ऐसे शिल्पकार और कारीगर दिए जिनकी बनाई मूर्तियां, मंदिर और महल आज भी पूरे विश्व के लिए आश्चर्य हैं। 4 वर्णों की इस व्यवस्था ने भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की, लेकिन 1000 वर्ष के विधर्मी आक्रमणों और बदलते समय ने इस व्यवस्था में अनेक विकृतियां पैदा कर दी। आज उन्हीं विकृतियों का सहारा लेकर विधर्मी शक्तियां हिंदू धर्म को नष्ट करने के प्रयास में जुटी हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, वर्ण्यं मया दृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि गुणों और कर्मों के आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना की है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ वर्णों की बात हो रही है, जाति की नहीं। भगवान कृष्ण ने कहीं पर भी नहीं कहा कि किसी व्यक्ति का वर्ण जन्म के आधार पर तय होता है। बाद के समय में इसी वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित जाति का नाम दे दिया गया। संतानों में स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता के संस्कार और गुण आते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला स्वाभाविक रूप से ईश्वर और ज्ञान की ओर उन्मुख होता है। क्षत्रिय परिवारों में जन्म लेने वाले स्वाभाविक रूप से वीरता के गुणों वाले होते हैं। भारतीय समाज में सदियों तक बढ़ई, लोहार और कुम्हार जैसे ढेरों कार्य एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती रही है। भावी संतान में भी वही गुण हो, इसके लिए लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। समय बदलने के साथ ये नए नए रूप में दिखाई देता है। आईएएस अपने बेटी बेटियों का विवाह आईएएस के साथ ही करना चाहते हैं। डॉक्टरों के परिवार दूसरे डॉक्टर से ही रिश्ता करना चाहते हैं। ऐसा केवल भारतीय समाज में ही नहीं होता, विश्व भर में अलग अलग रूपों में यही सिस्टम चलता है। अपवाद तो हर समाज में होते हैं, लेकिन अपवादों से नियम नहीं बदलते। आज जिन्हें हम जातियां कहते हैं, उन सभी के अपने अपने गुण और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। सभी के अपने महापुरुष हैं जिन्होंने भारतीय समाज के उत्थान में योगदान दिया है। अर्थ ये कि समस्या जाति में नहीं बल्कि जातिवाद में है। जाति के आधार पर यदि कोई भेदभाव करता है तो वो अनुचित है। पहले जाति की भूमिका केवल आपसी रिश्तेदारी, नातेदारी और विवाहों तक सीमित थी, क्योंकि इनका संबंध व्यवसाय, खान-पान और आदतों और भावी पीढ़ियों के संस्कारों के साथ हुआ करता था। लेकिन जाति ने जब जातिवाद का रूप ले लिया तो इसका नाता राजनीति और सत्ता तंत्र के साथ हो गया। स्थिति ये है कि जहां पर जाति की बात नहीं होनी चाहिए, वहां पर जाति ही महत्वपूर्ण हो गई है, और जहां जाति की उपयोगिता है, वहां जाति की बात करना पिछड़ेपन की निशानी हो गई है। ऐसे ढेरों व्यवसाय हैं जिनका संबंध जातियों के साथ रहा है। ब्राह्मण पूजा पाठ कराते हैं, लोहार लोहे का काम करते हैं, बढ़ई लकड़ी का व्यवसाय करते हैं, माली फूलों की खेती करते हैं। यादव और गुर्जर जैसी गोपालक जातियां दूध का व्यवसाय करती हैं। पूरा सामाजिक ताना बाना ऐसा कि एक जाति का दूसरी के बिना काम नहीं चलता।
संत रविदास चमड़े का काम करते थे, कबीर जुलाहे थे, लेकिन ब्राह्मण संत रामानंद ने उनको अपना शिष्य बनाया। छत्राणी रानी मीराबाई ने राजस्थान से आकर संत रविदास को अपना गुरु बनाया। मुस्लिम आक्रमणकारियों को खदेड़ने की बात आई तो भारत के 17 राजाओं ने मिलकर महाराजा सुहेल देव को अपना नेतृत्व सौंपा। यानी जाति नहीं, गुण महत्वपूर्ण हैं। यही कारण था कि अब्राहमिक और वामपंथी दुष्प्रचार तंत्र ने सबसे पहले इसी सामाजिक व्यवस्था पर हमला बोला। मुगलों और अंग्रेजों के काल में पैदा हुई सामाजिक कुरीतियों ने उनके अभियान में खाद पानी का काम किया। ये दुष्प्रचार का ही प्रभाव है कि आज लोग जाति और जातिवाद का अंतर नहीं समझ पाते। हाथों में कैलाशनिकोव लेकर भी कांप रहा यूक्रेन का सैनिक जान रहा है कि उसके अंदर क्षत्रिय के गुण नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर जो गुण होंगे वो किसी क्षत्रिय में नहीं होंगे। समाज इसी तरह चलते हैं, हर काल, हर युग और हर देश में।